अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मिस आ रही है। ठीक है। सही है बेटा। अब थोड़े से पार्टिसिपेंट्स का और वेट कर लेते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। अब कल की जो क्लास थी उसमें थोड़ा बहुत जो है ना इशू हो गया था, तो हमने यूरिक एसिड थोड़ा सा डिस्कस किया था, सही है। उसके अलावा हमने और किसी टॉपिक को नहीं छेड़ा था। तो सबसे पहले जो है यूरिक एसिड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, क्योंकि आई थिंक कुछ बच्चे नहीं थे यहाँ पे। तो अगर किसी को कल याद हो जो हमने यूरिक एसिड के बारे में पढ़ा था, तो कोई रिवाइज करवा सकता है। वैसे मैं भी बता दूंगी, ऑब्वियसली कल आप में से काफ़ी बच्चे नहीं थे क्लास में। तो अगर कोई बता सकता है यूरिक एसिड के बारे में हम कल क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हो कि हमने कल क्या पढ़ा था। एनीवन? Miss, uric acid is a larger molecule with extremely low solubility in water. Terrestrial animals surviving in hard, harsh, and dry environment often shift their excretory product to uric acid, as it is less soluble in water than urea and ammonia. Okay. It is a colloidal substance. Crystals of urea form and further water is absorbed. Its suspension is excreted either in colloidal form or in the form of solid pellets or crystals and stools. It depends upon the animal to excrete uric acid in any form. Usually, when less water is available, then animals try to conserve water by excreting it in the form of solid pellets. It is typically associated with terrestrial animals like birds, reptiles, insects, and gastropods. And with all other conservation methods, they adopt uric acid as an excretory product to conserve water. एक्सीलेंट बेटा, तकरीबन सभी पॉइंट्स आपने बता दिए, सो वेरी गुड। तो कल जो बच्चे नहीं थे उनके लिए एंड फॉर दोज पीपल जो कल थे बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, कि यूरिक एसिड में हमने सबसे पहले इसका फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला आपको C5O3N4H4 अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इस स्लाइड में मेरे पास यूरिक एसिड नहीं है, तो आप लोग के पास अगर बुक है तो उसमें से आप लोग देख लो, ठीक है। तो यूरिक एसिड के बारे में हमने ये डिस्कस किया था। इससे पहले हमने अमोनिया पढ़ा था, हमने यूरिया पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, सही है। तो अमोनिया में हमने पढ़ा था कि अमोनिया जो है ना आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है विच इज एक ऐसा आपके पास सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, जबकि जो यूरिक एसिड है अगर आप उसको अमोनिया को कंपेयर करो यूरिक एसिड से, तो यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा लो सॉल्युबिलिटी, एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अमोनिया वाज हाईली सॉल्युबल जबकि यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप जहन में रखो तो फिर आपको ये भी समझ में आता है कि जो अमोनिया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जो हमने डिस्कस किया था कि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ताकि ये अपनी टॉक्सिसिटी को जो है ना अमोनिया की बात कर रही हूँ मैं, वो रिड्यूस कर सके। उसके बरक्स अगर हम इसकी बात करें यूरिक एसिड की, तो इट इज़ अ सब्सटेंस विच डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लो सॉल्युबिलिटी इसकी होती है इसकी वजह से, ठीक है। और साथ में बिकॉज इट इज़ वेरी इट हैज़ अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये सिक्रीट किस तरह से होता है कि ये इस तरह से एक्सक्रीट होता है कि बहुत कोलॉइडल सब्सटेंस की फॉर्म में रिलीज होता है। कोलॉइडल सब्सटेंस का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो थिक पेस्ट की फॉर्म में रिलीज हो रहा हो बॉडी से, उसको कोलॉइडल कहा जाता है, ठीक है। कोलॉइड का मतलब ही होता है। तो इसका जो रिलीज होने का जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में रिलीज होता है, दैट इज बेसिकली समवट सिमिलर टू अ थिक पेस्ट, जिसको हम कोलॉइडल कहते हैं, ठीक है। कोलॉइडल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या सब्सटेंस जो भी आप कहना चाहो। Thus further absorption of water results in crystallization. अब जो इसमें जाहिर बात है आपको पता है कि कोई भी एनिमल जब कोई भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट रिलीज करने वाला होता है, बिल्कुल रेडी होता है एक्सक्रीट करने के लिए, तो द थिंग विच जी हनीम मिस स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा आज की प्रेजेंटेशन में यूरिक एसिड का टॉपिक मैंने नहीं रखा, ये हम कल जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आपके पास बुक है बेटे? नो मिस। बुक नहीं है? ओहो, मेरे पास आज प्रेजेंटेशन में ये चीज़ नहीं है। तो आपने अभी तक बुक क्यों नहीं ली? बुक ले लो ना बेटा, पढ़ोगे कैसे आप, ठीक है। तो बुक ले लो। तो बहरहाल अभी फिलहाल आप सुन लो कि यूरिक एसिड के बारे में जो चीज़ मैंने बताई, ठीक है। और बुक बेटा ले लो। आप अब नहीं लोगे तो कब लोगे? हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली तकरीबन, सही है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि जब भी कोई एनिमल एक्सक्रीट करने वाला होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो ये कोशिश करता है कि उसमें से जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस है उसको वो जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर ले। क्यों? ताकि वो अपनी पानी की
कमी को पूरा कर सके और ऐसा ना हो कि उसके जो एसेंशियल या वाटर जो वो यूटिलाइज कर सकता है उसको वेस्ट होने से वो बचा सके, ठीक है। अब यहाँ पर भी जब यूरिक एसिड रिलीज होने वाला होगा बॉडी से, तो क्या होता है कि एनिमल ये कोशिश करता है कि वो यूरिक एसिड को मतलब जो कोलॉइडल सब्सटेंस एंड में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से जितना बचा कुचा पानी है, ठीक है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर ले, रीअब्जॉर्ब कर ले, बिकॉज यूरिक एसिड एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तो होता ही है, मगर ऐसे एनिमल्स में ज्यादा होता है जिनको वाटर लॉस का ज्यादा खतरा होता है, या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि जिनको पानी की ज्यादा नीड होती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें ये बताई हुई है कि जब कोलॉइडल सब्सटेंस में से पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो थिक पेस्ट चेंज हो जाएगा छोटे छोटे क्रिस्टल्स में, जिसको आप यूरेट क्रिस्टल्स कहते हो, ठीक है। यूरेट क्रिस्टल्स क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि यूरिक एसिड है, ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, तो यूरिक एसिड से ही ये वर्ड ड्राइव हुआ है यूरेट, ठीक है। तो यूरेट क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, जब यूरिक एसिड रिलीज होने वाला होता है बॉडी से, ठीक है, तो जब एनिमल को जरूरत पड़ती है कि वो पानी को, मतलब उसको अगर कोई ऐसी कंडीशन में वो है कि उसको बहुत ज्यादा पानी की नीड है या पानी की कमी है, ठीक है, तो वो उस यूरिक एसिड में से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो कोलॉइडल सब्सटेंस किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो जो है ना आपके पास क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्रिस्टल ऑफ यूरेट कहते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो यूरिक एसिड है उसको बनने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, और जो रिलीज होता है ये वो थिक पेस्ट या सॉलिड पैलेट या क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिलीज होता है, ये हमने बात की थी। और ये हमने पढ़ा था कि यूरिक एसिड उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जो, जिसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, बर्ड्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैनी रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स आपके पास होते हैं उनमें प्रोड्यूस होता है। रेप्टाइल्स का आपको भी पता है कि उनकी स्किन भी बहुत ज्यादा जो है ना रफ होती है और स्केली स्किन होती है, और वो भी एक मैकेनिज्म है जो वो अडेप्ट करते हैं ताकि पानी लूज ना हो बॉडी से, ठीक हो गया। साथ में इंसेक्ट्स हो गए जो गैस्ट्रोपोडा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहे होते हैं बॉडी से, ठीक है। अच्छा, अब आगे एक चीज और लिखी है, दैट हु नीड टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर एंड हैव एग्स इनक्लोज्ड इन शेल। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन बताई हुई है वो इस वजह से बताई हुई है, ये क्लियर करने के लिए कि यूरिक एसिड उन एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है या वो एनिमल्स रिलीज कर रहे होते हैं, सही है, कि जिनको वाटर लॉस के ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये दो इनकी अडेप्टेशंस बताई हुई हैं कि उनको पानी जो है मिनिमाइज करना होता है, लॉस ऑफ वाटर, और उनके जो एग्स हैं वो जो है शेल जो होते हैं ना बेटा, हार्ड कवरिंग जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स बने हुए होते हैं, एग शेल, उससे कवर हुए हुए होते हैं। और उससे क्या होगा, शेल से कवर होने की वजह ये है कि जो एम्ब्रियो उसके अंदर मौजूद है, या फिर उसके अंदर जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या फिर जो भी सब्सटेंस उसके अंदर है वो उसमें से पानी लूज ना हो सके, और ऐसा ना हो कि वो एक तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये सब बेसिकली अडेप्टेशंस बताई हुई हैं कि किस तरह से ये एनिमल जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अलावा और कौन कौन से इनके अंदर मैकेनिज्म है जिससे ये पानी को जो है ना बेसिकली कंजर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई सवाल है इस चीज में, नहीं तो फिर हम जो है ना वो क्या कहते हैं आगे डिस्कस कर लेते हैं, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा और प्लेनेरिया पे हम मूव करते हैं, सही है। किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई सवाल नहीं है बेटा? आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम, जी निम्रा। मैम मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ मुझे याद आ तो गया, आपने क्या मुझे था कहा, क्वेश्चन? यूरिया से रिलेटेड था। ये मैम उसमें मैंने आपसे पूछा था कि यूरिया जो है वो किडनी में किस तरह से यूज होता है, व्हाट सॉरी यूरिया किडनी में कैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका थोड़ा सा। अभी जो है मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, द रीजन बीइंग कि ये बहुत डिटेल में हम ना अभी पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, आपका अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो पेज नंबर आई गेस किडनीज जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें ये बहुत डिटेल में पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कैसे एब्जॉर्ब हो रहा होता है, सब चीज़ें। बट फॉर द टाइम बीइंग इतना समझ लो कि यूरिया क्या चीज़ है, पहले मुझे ये बताओ, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? क्या समझ में आता है निम्रा, सॉल्यूट है या ये सॉल्वेंट है? यूरिया सॉल्वेंट है मैम। नहीं, यूरिया सॉल्यूट होगा, ठीक है। यूरिया सॉल्यूट इस तरह से होगा, या कह सकते हैं कि यूरिया आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है। यूरिया को हम ऐसा नहीं कहेंगे, देखो यूरिया बेसिकली किडनी के अंदर किस तरह से एब्जॉर्ब कर, देखो यूरिया बेसिकली एज अ सॉल्यूट काम करता है,
ठीक है। यूरिया इज नॉट समवट सिमिलर टू लिक्विड, ऐसा नहीं है। यूरिया बेसिकली क्या होता है, आपके पास जब किडनी के अंदर यूरिया फिल्टर आउट होकर प्रोड्यूस हो रहा होता है, बेसिकली लिवर क्या करता है, यूरिया जब फॉर्म कर रहा होता है, तो ये यूरिया जब लिवर के बाद जो ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, फिल्टर आउट हो रहा होता है, तो किडनी क्या करती है, यूरिया को थोड़ा सा रिटेन कर लेती है। अब यूरिया रिटेन होने से क्या फायदा होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है आप लोगों को, कि जो सॉल्यूट है दैट लव्स वाटर, ठीक है। तो अब जहां भी सॉल्यूट ज्यादा होगा तो पानी उस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यूरिया क्या होगा कि जब थोड़ा सा किडनी में, स्पेशली मेड्यूला के अंदर, आपको पता है किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला पार्ट इज कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज मेड्यूला, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली मेड्यूला के अंदर थोड़ा सा ना यूरिया रिटेन हो जाता है, ठीक है। अब यूरिया रिटेन होने से क्या फायदा होगा कि यूरिया बेसिकली एज अ सॉल्यूट काम करेगा, पहली बात, और क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यूरिया इज गेटिंग स्टोर्ड या रिटेन्ड इन द मेड्यूला, मेड्यूला की हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाइपरटोनिसिटी जब यूरिया की किडनी की हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ रिटेनिंग द यूरिया, तो क्या होगा कि वहां पर अल्टीमेटली पानी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात कई दफा मैंने बताई हुई कि सॉल्यूट लव्स वाटर, तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब जो है किडनी के अंदर यूरिया थोड़ा सा रिटेन होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पानी वहां से रिलीज हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो पानी रिलीज होने से पहले ही बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिसिटी ऑफ द मेड्यूला रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। सही है? ये बात समझ में आती है या नहीं आती? यस मैम, आती है। आ गई? इस चीज में अगर किसी और को कोई सवाल है जो मैंने अभी कहा है निम्रा के अलावा? यूरिया रिटेन होने से ये फायदा होगा कि यूरिया इज समवट सिमिलर टू, क्या कह सकते हो आप, एक ऐसी चीज है जो बेसिकली हाइपरटोनिसिटी ऑफ द किडनी को इंक्रीज करेगी, मेड्यूला का, खास तौर पे मैं मेड्यूला की बात कर रही हूँ, किडनी का जो पोर्शन होता है वहां पर जब हाइपरटोनिसिटी इंक्रीज होगी तो पानी वहां से ऑब्वियसली सॉल्यूट लव्स वाटर, जहाँ पे हाइपरटोनिसिटी ज्यादा होगी वहां पर पानी एब्जॉर्ब होगा। तो जब यूरिया वहां पर रिटेन होता है मेड्यूला में, तो क्या होगा कि बेसिकली पानी जो रिलीज हो रहा होता है, किडनी से रिलीज होने से पहले क्या होता है, वो यूरिया अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पानी को रीअब्सॉर्ब करवा लेता है, बॉडी में कंजर्व रहता है, एक्स्ट्रा पानी रिलीज नहीं होता फ्रॉम द किडनी। सही हो गया? तो इस तरह हाइपरटोनिसिटी के थ्रू पानी इज एक्चुअली बीइंग कंजर्व्ड इन द किडनी। सही है? ये चीज समझ में आती है बेटा सबको? फिर मैं आगे मूव करूं। ठीक है, अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई तो आगे भी थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ रिपीट होगी इन रीअब्जॉर्प्शन का टॉपिक जो किडनी में हम पढ़ेंगे। बहरहाल मूविंग आउट टुवर्ड्स आपका जो टॉपिक है आज का, दैट इज एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रा बेसिकली कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? हम ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कोई मुझे बताएगा हाइड्रा कौन से खास फाइलम से या कौन से उससे ग्रुप से बिलोंग करता है? Phylum Nidaria and Coelenterata. सीलेंट्रेटा, एक्सीलेंट, ठीक है। तो सीलेंट्रेटा में हम आप लोगों ने जो है थोड़ी बहुत उसके जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, वो आपने थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि ये जो है ना वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि हाइड्रा बेसिकली किस तरह से एक्सक्रीशन कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये मैंने आपकी जो स्लाइड्स है वो बुक से ही बनाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अब हम मार्क कैसे करेंगे या हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से देखना है, तो परेशान ना हो, या आपकी बुक से ही मैंने स्लाइड्स बनाई है। सही है? अच्छा, now moving on towards secretion in hydra. In hydra the nitrogenous waste is in the form of ammonia. ठीक है बेटा, अमोनिया को अंडरलाइन करो। You have to remember कि कौन से एनिमल का कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस एनिमल का अमोनिया है, इस एनिमल का यूरिया है, इस एनिमल का यूरिक एसिड है, बिकॉज ये ब्लैंक्स में कभी कभी आ सकता है एमसीक्यूज में, दैट पूछ लें आपसे कि भाई ये एनिमल है, इसका मुझे वेस्ट प्रोडक्ट बता दो, एग्जामिनर आपसे पूछ सकती है, ठीक है। सो अगर ब्लैंक में नहीं भी आता तो आप ये जब आंसर में लिखोगे तो ये ब्लैक से लिखना कि भाई अमोनिया इज द बेसिक नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज बीइंग फॉर्म बाय एनिमल दैट इज हाइड्रा. Almost all of the cells of hydra are in direct contact with water, so ammonia is removed by simple diffusion from the external as well as internal surface into the external and internal water of gastrovascular cavity. अब यहाँ क्या समझाया जा रहा है वो समझो। हमने जब फर्स्ट ईयर में ये बात डिस्कस की थी तो हमने पूरा उसका जो है वो सीलोम को डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो है वो फ्लैजिलेटेड लेयर सेल्स मौजूद होते हैं, इंटरनल जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जो बॉडी की कैविटी होती है, उसको हमने पढ़ा था कि फ्लैजिलेटेड सेल्स लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात बताई हुई है कि जो हाइड्रा एनिमल है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज एन
एक्वेटिक एनिमल, तो क्या होगा, ये पानी में रहता है और आपको पता है कि जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं वो ज़्यादातर अमोनिया रिलीज कर रहे होते हैं क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में। तो इसी तरीके से हाइड्रा जो है क्योंकि ये पानी में रहता है, ठीक है, तो ये अमोनिया प्रोड्यूस करेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब अमोनिया कैसे रिमूव होता है या कैसे एक्सक्रीट होता है बॉडी से? सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है बॉडी से। सही हो गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट या कोई भी और मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो। ये चीज भी याद रखो कि ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। तो इसको भी ब्लैक से लिखना। तो सिंपल डिफ्यूजन इज द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन रिमूविंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाइड्रा। सही है। अब अमोनिया, यहाँ पर एक बात लिखी हुई बेटा कि ये अमोनिया जो है ना सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, ठीक है, जो अमोनिया आपका जो हाइड्रा है उसके अराउंड जो पानी है ना सिर्फ उसमें रिलीज होता है, बल्कि आपको पता है कि हाइड्रा के अंदर एक खास कैविटी होती है जिसको हम सीलोम कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर इसकी खास कैविटी होती है। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरनल की बात हो रही है कि हाइड्रा में सबसे पहले क्या होगा, जब अमोनिया सेल्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो सेल्स उस अमोनिया को पहले इंटरनल कैविटी में रिलीज करेंगे, ठीक है। अब जब वो सेल्स इंटरनल कैविटी में अमोनिया को रिलीज करेंगे, फिर इंटरनल कैविटी से वो अमोनिया अल्टीमेटली बाहर वाले एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल कैविटी में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है, अमोनिया इज रिमूव बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सरफेस, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस कौन सी सरफेस हो गई, जो भाई ऊपर की स्किन हो गई, ठीक है, हाइड्रा की ऊपर की जो सरफेस है उसको, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ से रिलीज होगा अमोनिया एज वेल एज इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस किस चीज की बेटा? इंटरनल सरफेस वो सरफेस जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में सेल्स लाइन कर रही होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो मौजूद होते हैं, उनकी बात हो रही है कि ना सिर्फ ये बाहर रिलीज करेगा बल्कि इंटरनल सरफेस से मुराद उस गैस्ट्रिक कैविटी या सीलोम के अंदर भी अमोनिया को रिलीज करेगा, ठीक है। कहां पर? इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वाटर ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक्सटर्नल वाटर मतलब जो सराउंडिंग में वाटर है, आसपास जो पानी होगा हाइड्रा के, वहां पर अमोनिया रिलीज होगा। और उससे पहले क्या होगा, इंटरनल वाटर ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आपको पता है हाइड्रा जो है एक्वेटिक एनिमल है, तो उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी कुछ हद तक वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इंटरनल वाटर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, पहले वहां पर रिलीज होगा अमोनिया, ठीक है, और वहां से होते होते अल्टीमेटली एक्सटर्नल सरफेस के थ्रू बाहर वाले एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल वाटर के अंदर रिलीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर है? हाइड्रा से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आई होप कि कोई क्वेरी नहीं है। आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी टाइप नहीं किया, सो आई होप कि समझ आ गया हो। तो ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कौन सी फैमिली से बेटा, ये कौन बताएगा? रेज हैंड करो बेटा, पहले अनम्यूट मत कर देना, पहले रेज हैंड करो फिर उसके बाद अपना जवाब दो। प्लेनेरिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एक तो मैंने सामने ही शायद लिखा हुआ है, वहीं से देख के बता दो। फर्स्ट ईयर भूल गए बेटा आप लोग? प्लेनेरिया कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है? एनीवन? बेटा प्लेनेरिया कौन सी फैमिली से, कोई नहीं बताएगा? प्लेनेरिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नहीं बता रहा? क्यों बेटे? चैट बॉक्स ऑन है, आप लोग टाइप भी कर सकते हो अगर कोई सवाल या कुछ अगर तुम्हें पूछना है। प्लैटिहेलमिन्थेस। प्लैटिहेलमिन्थेस, ठीक है, मिला ही जवाब दे दिए, बाकी सब नहीं सुन रहे या जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है? चलो खैर है। एक्सक्रीशन एंड प्लेनेरिया, बेसिकली जो प्लेनेरिया है वो प्लैटिहेलमिन्थ से बिलोंग करता है। प्लैटिहेलमिन्थ्स के बारे में भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्लैट वॉर्म्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अनदर नेम फॉर दिस ग्रुप इज
flatworms. तो free living flatworms like planaria have developed a tubular excretory system. ठीक है, हाइड्रा के अंदर प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, वो सिर्फ अपनी सरफेस से, बॉडी सरफेस से और जो इंटरनल जो वेस्कुलर आपके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसके थ्रू जो है बेसिकली एक्सक्रीशन करवा रहा होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रुप या आप कह सकते हो फाइलम ऑफ फाइलम प्लेनेरिया, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है आपके पास जी माहिन, माहिन आपको कोई सवाल है बेटा? आपने हैंड रेज किया. सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, बहुत कट रही है. कट रही है आवाज़? ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए ऐसा. सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है. 11:15 बजे सुबह के टाइम में 11:15. अब क्लियर है बेटे? शायद कोई इंटरनेट का मसला था. बेटा अब आवाज़ आ रही है आपको साफ? बाकी सबको तो मेरी आवाज़ क्लियर है ना बेटा? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आ रही हो मेरी. बेटा सबको आवाज़ आ रही है साफ? मिस अटक 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 कर आ रही है बेटा. पता नहीं, आप लोगों की भी मुझे अटक की आ रही है आवाज़. खैर यहाँ पर शायद इंटरनेट का कोई इशू है. आई होप अब क्लियर हो गया बेटा. यहाँ पे अब इंटरनेट का इशू नहीं आ रहा. अब क्लियर है बेटे? क्लियर है तो बताओ, फिर मैं मेरे बोलने का भी फायदा नहीं होगा अगर आप लोगों को साफ नहीं आ रही मेरी आवाज़. तो अब क्लियर है या नहीं है बेटा? साफ आवाज़ आ रही है बेटे? बता दो मुझे जल्दी से. आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग नहीं बताते हो फिर. माहिन बेटे शायद आपकी साइड पे इंटरनेट का कोई इशू है, क्योंकि मुझे आपकी भी आवाज़ ना बहुत स्लो आ रही है. पता नहीं आप यहाँ से तो आई डोंट थिंक सो कोई इशू है, क्योंकि कनेक्शन स्टेबल है. बहरहाल तो मैं क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि जो प्लेनेरिया है उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो उसको आप कहते हो कि वो ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ठीक है, बेसिकली जो उसका एक द फ्रेमवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज समवट सिमिलर टू ट्यूब्स. ठीक है, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वी से दैट प्लेनेरिया हैव डेवलप्ड अ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम. सही हो गया. अगर हम हाइड्रा की बात करें तो दे सिंपली इन्वॉल्व देयर स्किन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्किन. ठीक है, इंटरनल जो कैविटी है उसको, एक्सटर्नल जो उसकी सरफेस है या स्किन है उसको इन्वॉल्व करती है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जबकि प्लेनेरिया हैज अ ट्यूब्यूलर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. प्लेनेरिया में क्या होता है बेटा कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स है. आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हो. यहाँ पर भी आपके पास मैंने स्लाइड में तो डाली थी अगर पिक्चर. हाँ ये देखो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा जो आपके पास प्लेनेरिया का जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है उससे मुराद ये है कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया. प्रोटोनेफ्रीडिया मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज होती है. तो ये आप देख सकते हो कि छोटी छोटी जो है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पूरा फॉर्म कर रहे हैं इसको. सही है, तो ये प्लेनेरिया का बेसिकली क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. सही है, अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटे. अच्छा, in planaria the excretory system consists of 2 longitudinal branching tubules or excretory canals lying either lateral side and extending along the entire length of animal. ठीक है, अब आप इस डायग्राम में या आपके पास जो बुक में डायग्राम है बेटे आप उसमें देख सकते हो कि पूरी बॉडी की लेंथ को एक्सटेंड कर रहा होता है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू द एंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो दो बेसिकली लेटरल साइड पे, मीडियल साइड पे तो नहीं है ना बेटा, सेंटर तो खाली है. लेटरल साइड पे बॉडी की क्या है, यहाँ पर ये सारी ट्यूब्स हैं या ये स्ट्रक्चर्स हैं. सही हो गया, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्सटेंड कर रहे हैं. सही हो गया, तो बेसिकली ये है बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका प्लेनेरिया का, वो ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्सटेंड कर रहा होता है और सिंपल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सही है. अच्छा, ईच ट्यूब्यूल ओपन्स टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एनिमल बाय मेनी एक्सटर्नल पोर्स. अब होता क्या है बेटा कि ये जो छोटे छोटे आप देख सकते हो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सरफेस के जो है सरफेस से जो है डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं बाय मींस ऑफ अ स्मॉल होल या स्मॉल कनेक्शन. ठीक है, और ये कनेक्शन ऑब्वियसली जरूरी है ताकि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो इजीली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो सके. आप ये देख सकते हो
ये टिब्यूल है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो कि एक छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है, और ये ओपनिंग बॉडी की सरफेस से बेसिकली बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है। सही हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ओपनिंग है ऑफ द टिब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सही है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो टिब्यूल है, ये हमने बात कर ली कि ये बाहर की सरफेस से कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल पोर्स। अब इंटरनली क्या होता है बेटा, इंटरनली इन द मेसेनकाइम ईच टिब्यूल गिव्स राइज टू न्यूमरस ब्लाइंड बल्ब लाइक सेल्स, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। अब देखो, हमने एक्सटर्नली तो कह दिया कि एक्सटर्नली ये जो है वो छोटे से पोर के थ्रू कनेक्टेड होती है बाहर के एनवायरनमेंट से। अब इंटरनल इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इंटरनली इन द मीजनकाइम, मीजनकाइम जो है बेसिकली आपके पास एक सिंपल मीजोडर्मल टिश्यू को आप कहते हो कि ये मीजनकाइम है, ठीक है। हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर क्लासेस कि भाई हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म, ठीक है। तो मीजनकाइम इज समवेयर सिमिलर टू मीजोडर्म। तो जो इन द मीजनकाइम ईच टिब्यूल गिव्स राइज टू न्यूमरस ब्लाइंड बल्ब लाइक सेल्स, ठीक है। जो टिब्यूल है, हर एक टिब्यूल से बेटा छोटे छोटे बल्ब लाइक सेल्स निकले होते हैं। बल्ब आपके पास, आपको पता है घर में जो बल्ब लगे तो होते हैं, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारे बल्ब लाइक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये ब्लैंक्स में बहुत बहुत दफा पूछा हुआ है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेम ऑफ ईच एंड एवरी एनिमल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो हर एनिमल का आपको मेन जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सेल, आपको उसका नाम जो है वो पता होना चाहिए। तो फ्लेम सेल्स प्लेनेरिया के बेसिकली एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, और फ्लेम सेल हम इसको क्यों कहते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। आप देख सकते हो इधर, इसको आप जो है फ्लेम सेल का बेसिकली ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि पूरा फ्लेम बल्ब है और ये टिब्यूल के थ्रू, द टिब्यूल इज एक्चुअली गिविंग राइज टू दिस फ्लेम लाइक सेल या फ्लेम लाइक बल्ब। सही है। अच्छा, अब इसको फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ, दोनों एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज के दो नाम है, फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इसको बेटा फ्लेम सेल क्यों कहा जाता है, ये रीजनिंग में द एग्जामिनर्स कैन आस्क यू दैट व्हाई प्रोटोनेफ्रीडिया इज आल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास यही लिखी हुई है आपके बुक में और स्लाइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, विच आर बाथ इन द टिश्यू फ्लूइड्स, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर बात होते हैं, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं उसको सराउंड कर रहे हैं। तो बस ये सिंपल सी बात यहाँ पे बताई हुई है कि जो फ्लेम सेल्स है उसके अराउंड टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है। सही है। अब ईच फ्लेम सेल इज हॉलो इनसाइड एंड बेयर्स अ टफ्ट ऑफ सीलिया which beat in manner like flickering flame hands called flame cell। जो शोले उठते हैं ना बेटा, आग के शोले, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप इसको माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में जब आप इसको मैग्नीफाई करके देखते हो बीटिंग सीलिया को, तो आपको क्या नजर आता है, ये जो फ्लेम सेल्स है ये इस तरह से नजर आते हैं जैसे कोई शोले उठ रहे हो, ठीक है, आग के शोले। और ये क्यों इस तरह से नजर आते हैं, इस वजह से कि फ्लेम सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा बंडल या टफ्ट होता है सीलिया का। सीलिया आपको पता है एक सिंपल जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करना, मूवमेंट में हेल्प कराना होता है, या ये जो है वो बेसिकली कुछ एक्सक्रीशन में भी काम कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सीलिया किस तरह से मूव करते हैं, ये जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह की इनकी मूवमेंट होती है। तो जब सीलिया बीट करते हैं, ठीक है, सीलिया मूव करते हैं, और सीलिया क्यों मूव करेंगे, ताकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बन रहा है बॉडी में उसको पुश आउट कर सके, ठीक है। तो जब सीलिया इस प्रोसेस के दौरान मूव करेंगे, बीट करेंगे, तो आप जब इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये बीटिंग सीलिया आपको इस तरह से नजर आएंगे जैसे आग के शोले उठ रहे हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम। इसी वजह से इन सेल्स को फ्लेम सेल कहा जाता है, या प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम फ्लेम सेल है, ठीक है। बिकॉज क्यों कहा जाता है कि फ्लेम सेल कंसिस्ट ऑफ, या प्रोटोनेफ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ अ टफ्ट ऑफ सीलिया। इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम तो आपने क्या बताना है कि दीज आर नोन एज फ्लेम सेल्स because protonephridia has a tuft of cilia, and when the cilia beat, and they beat like in a manner of flickering flame, and when the cilia beat it actually appears as flickering flame। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में, when you see it in the microscope, you see it like a flickering flame because of the fact that the cilia is pushing the excretory material out from the body, so that's why we are also calling it as flame cells, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका रीजन है। सही है।
अच्छा, which beat in manner like flickering flame, hence called flame cell. Water along with ammonia diffuse from the tissue fluid into the lumen of the फ्लेम सेल्स. अब क्या होता है बेटा कि जो वाटर है साथ में अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अमोनिया इनका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. तो जब वाटर है जो अमोनिया के साथ डिफ्यूज कर रहा है टिश्यू फ्लूइड से इनटू द ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल्स, उसकी बात बताई जा रही है कि ये बेसिकली जो अमोनिया बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया क्या चीज है बेटा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना. तो वाटर अलोंग विद अमोनिया डिफ्यूज करता है टिश्यू फ्लूइड से, ठीक है. ये आपके पास टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे, सही है. तो अब जब यहाँ टिश्यू फ्लूइड के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होगा, या अमोनिया अपने जाहिर बात है अमोनिया को मूव करने के लिए या एक्सक्रीट आउट होने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो जब अमोनिया वाटर के साथ यहाँ पर इंटर होगा बेटा, आपके पास यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, स्टिब्यूल में या फ्लेम सेल्स में पहुंचेगा, तो बेसिकली इनटू द ल्यूमेन ऑफ द फ्लेम सेल्स. यहाँ पे जब ये पहुंचता है तो ये अमोनिया बेसिकली आपको बॉडी से रिलीज करना होता है. उसके रिलीज करने के लिए क्या होता है कि ये फ्लेम सेल्स बीट करते हैं, इनके अंदर सीलिया होते हैं वो बीट करते हैं. यहाँ पे आप इसके के अंदर भी देख सकते हो, ये जो डायग्राम ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि ये ट्यूब्यूल सेल है, यहाँ पे बहुत सारे सीलिया हैं, ठीक है. यहाँ से भी फ्लूइड आ रहा है, आप एरो देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी फ्लूइड आ रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है बेसिकली. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सीलिया है वो बीट कर रहे हैं ताकि वो अल्टीमेटली इसको पुश आउट कर सके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है आउट फ्रॉम द बॉडी. और इसी सीलिया की बीट करने की वजह से क्या होता है कि ये फ्लेम सेल्स हम इनको कहते हैं बिकॉज ये फ्लेम की तरह नजर आ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे शोले उठ रहे हो. सही है. किसी को यहाँ तक बेटा कोई सवाल है? ये क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, क्यों कहा जाता है इसको फ्लेम सेल? ये बात क्लियर है बेटा या नहीं? यस मिस. ठीक है. आगे आपके पास जो पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, उसमें ये बात बताई हुई है जो मैंने आपको भी कही थी. जब सीलिया बीट करता है तो सॉल्यूशन बेसिकली जो आपके पास अमोनिया का और वाटर का सॉल्यूशन आ रहा है, वो सीलिया क्या करता है, उसको प्रोपेल करता है. कहाँ प्रोपेल करता है? इनटू द एक्सक्रीटरी कैनाल वेयर इट इज टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द पोर्स. बॉडी से जो अमोनिया और वाटर आ रहा है ये बेसिकली इसको क्या करेगा, इसको पुश आउट करेगा, प्रोपेल आउट करेगा ट्यूब्यूलर कैविटी से आउट थ्रू दिस स्मॉल पोर विच इज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ स्किन. ठीक है, इसके थ्रू क्या करेगा, एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू इसको पुश आउट करेगा. तो सीलिया का मकसद और इसकी बीटिंग का मकसद ये है कि ये इसको प्रोपेल कर रहा होता है ताकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इजीली बॉडी से रिलीज आउट हो सके. अच्छा, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इफ रिक्वायर्ड बाय द एनिमल. अच्छा, अब यहाँ पर ये बात बताई हुई है कि जब आपका जो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड, जाहिर बात है जो अमोनिया आ रहा है उसके साथ वाटर भी आ रहा है, तो अगर एनिमल को नीड होगी तो वो क्या करेगा, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. ये बात मैंने आपको बताई है कि एनिमल एक्सक्रीट करने से पहले वेस्ट प्रोडक्ट को ये इंश्योर करता है कि जितना भी अगर एक्स्ट्रा वाटर है जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसके अंदर, तो उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसको अपनी बॉडी के लिए अपने फायदे के लिए यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके. तो इसी तरह यहाँ पर भी जो फ्लूइड है जो जिसमें अमोनिया है, वाटर है, ठीक है, उससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उससे वाटर को ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है अगर एनिमल को जरूरत है, या इफ इसको वाटर की डेफिशिएंसी है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा. और जितना भी सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको, या आप यूरिन कह सकते हो, उसको बॉडी से रिलीज कर देता है. और जो ये रिलीज होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है. ऑब्वियसली हाइपोटोनिक क्यों है, इसलिए है कि जो आपके पास बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अमोनिया है, और आपको पता है कि अमोनिया को बहुत सारा पानी चाहिए होता है रिलीज होने के लिए फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द एनिमल. तो इस वजह से जो सॉल्यूशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अगर हम बाहर के एनवायरनमेंट में जो पानी मौजूद है उससे कंपेयर करें तो हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि अमोनिया को बहुत सारा पानी चाहिए होता है रिलीज आउट होने के लिए. और जब आपको पता है कि किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा लिक्विड हो, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट हो, बहुत ज्यादा पानी हो, तो हम कहते हैं कि ये हाइपोटोनिसिटी की तरफ जा रहा है. सही है. तो ये ब्लैक से लिखना बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला जो पॉइंट है वो ब्लैक से लिखना कि जो ये प्रोड्यूस करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज नॉट hypertonic, not isotonic, but instead it is hypotonic. Why? Because it is releasing ammonia, and हमने पढ़ा है कि ammonia needs a lot of water to reduce its toxicity and for its easy excretion from the animal body. ठीक है, तो hypotonic solution is the thing that you have to remember as well along with flame cells.
Thus, it seems that flame cells function mainly in osmoregulation, and most metabolic waste are removed from the body surface or excreted in the gut. ठीक है, where there are अच्छा, अब जो flame cells है वो osmoregulation, obviously osmoregulation भी हम इसको कह सकते हैं, excretion के अलावा osmoregulation में भी involved है. Obviously पानी भी ये regulate कर रहा है ना बेटा, अगर excess water है body के अंदर तो वो release करवा रहा है अमोनिया के साथ, अगर पानी कम है तो क्या करवा रहा है कि basically यहाँ पर पानी absorb हो रहा है. तो flame cells are somewhat we can say excretory पार्ट भी है बॉडी का और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पानी या वाटर की जो है आपके पास बैलेंस जो है उसको भी मेंटेन कर रहा होता है. सो वी से दैट इट इज आल्सो एन एक्सक्रीटरी एज वेल एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड मोस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी सरफेस. ठीक है, जो बॉडी सरफेस है उससे रिलीज होगा, आपको पता है यहाँ एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं बॉडी सरफेस पे, तो वहां से रिलीज हो जाते हैं और एक्सक्रीटेड इन द गट वेयर दे आर रिमूव्ड थ्रू द माउथ. ठीक है, आपको पता है कि जो ये प्लेनेरिया है उसके पास एक अदद माउथ भी होता है. ठीक है, तो दो तरीके हैं इसके पास अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए. या तो ये क्या करता है कि अपनी बॉडी से ही ये छोटे छोटे पोर्स के थ्रू रिलीज कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को, या फिर ये क्या करता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है अपने ल्यूमेन जो है ना बेटा, बॉडी का जो ल्यूमेन है वहां रिलीज करता है और अल्टीमेटली यहाँ से ट्रेवल करके ये माउथ के थ्रू रिलीज हो जाता है. तो आपको ये याद रखना है कि ये माउथ से रिलीज होता है एक तो वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, और क्योंकि अच्छा हाँ, और दूसरी चीज कहाँ से रिलीज होता है, ये जो छोटे छोटे एक्सक्रीटरी पोर्स हैं ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं. तो दो तरीके हैं जो जिससे ये बॉडी में जो जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज कर रहे होते हैं. एक एक्सक्रीटरी पोर हो गया आपके पास और दूसरा माउथ. अच्छा बेटा, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं. आई होप के अच्छा हाँ, चलो थोड़ा सा रहता है ये कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अर्थफॉर्म पढ़ेंगे. However, in some parasitic platforms which are isotonic to the body fluids of their host, the flame cells perform excretion of nitrogenous waste. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो आइसोटोनिक विच आर आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द होस्ट. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं प्लेटफॉर्म्स जो कि देखो यहाँ पर तो सिर्फ प्लेनेरिया की बात बताई हुई. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ प्लेनेरिया तो नहीं है, काफी सारे एनिमल्स होते हैं. और आपको पता ही है कि पैरासाइट्स होते हैं. तो पैरासाइट वो एनिमल होता है जो किसी भी होस्ट पर डिपेंड कर रहा होगा, किसी भी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा होगा अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए. तो जब ये पैरासाइट किसी होस्ट बॉडी में मौजूद होते हैं, सही है, और होस्ट बॉडी और इसकी अपनी बॉडी दोनों का जो है वो आप कह सकते हो सॉल्यूट कंटेंट सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों आइसोटोनिक है. दोनों में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आप कह सकते हो सिमिलर है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग बोथ ऑफ देम आर आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड. तो फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन स्किप इट, बट सेम वही बात रिपीट की हुई है कि द फ्लेम सेल्स परफॉर्म एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. ऑब्वियसली जब ये जो प्लेनेरिया है ये अमोनिया के अलावा अगर और भी कोई प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है बॉडी से, जब भी किसी होस्ट बॉडी के अंदर मौजूद होगा तो ये फ्लेम सेल्स जो है ना इस फंक्शन को भी परफॉर्म करेंगे. जब ये वाटर के एनवायरनमेंट में होने के बजाय, देखो दो कंडीशंस है, एक तो ये कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मौजूद हो, पहली बात. दूसरी बात ये या तो ये किसी होस्ट एनिमल के अंदर हो, और एक ऐसा होस्ट जिसका बॉडी फ्लूइड और इस एनिमल का बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक हो. ठीक है, तो दो कंडीशंस के हिसाब से इसके सिनेरियोस को बताया गया है. कोई सवाल है बेटा किसी को? हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम बच गया है और फर्स्ट ईयर क्लास का टाइम हो चुका है. अच्छा, तो मैं ये मीटिंग बेटा एंड कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पे हम आगे से पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थफॉर्म. और अगर कोई तुम लोगों को क्वेश्चन है तो नोट करके रखना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा. अल्लाह हाफिज.